नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नेता हमारे वोट का कैसे मजाक उड़ाते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अकेले कर रहे हैं, कलेक्टिव तरीके से करते हैं। हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, दल बदल कानून के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा या आप समझ नहीं पाते होंगे कि ऐसा कैसे होता है कि जिसे आपने वोट दिया और जिसके खिलाफ आपने वोट दिया, जिस विचारधारा के खिलाफ आपने उसे वोट दिया, किसी भी व्यक्ति को, और चुन के आपने उसे हाउस में भेजा, यानी विधानसभा में या लोकसभा में आपने भेजा, और वो अचानक से उस पार्टी का ही सदस्य बन जाता है, उस पार्टी में मिल जाता है जिस पार्टी के खिलाफ ही आपने वोट दिया था, जिस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए उसे वोट दिया था। या आप विपक्ष और पक्ष का एक बैलेंस चाहते थे, वो बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। विपक्ष के नेता विपक्ष में रहना नहीं चाहते हैं, पूरा ग्रुप बना करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या जो शक्तिशाली पार्टी है, जो पावर में है, उसमें जाके मिल जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये तो जनता के साथ सरासर धोखा है। इस तरह से जनता के पास कोई ताकत रह नहीं जाती है, बैलेंस रह नहीं जाता है। बुरे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग अगर उन्हीं लोगों के साथ मिल जाए जो बुराई कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र में हमारा विश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। और ये कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल राजनेता बहुत ही सम्मिलित रूप से, बहुत ही चालाकी के साथ कर रहे हैं। बात करते हैं दल बदल कानून की। देखिए, वैसे तो कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से जीतता है उस पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। संविधान का जो 10th शेड्यूल है उसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीतता है, वो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 1985 में ये 10th शेड्यूल को संविधान में ऐड किया गया था। लेकिन फिर वहाँ भी एक्सेप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है कि कोई भी पार्टी, कोई भी ओरिजिनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरे पार्टी के साथ मर्ज कर जाती है तो वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, वो मर्जर वैलिड माना जाएगा, बशर्ते 2/3 सदस्य उसके लिए तैयार हों। यानी 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी शुड एग्री टू मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज करने के लिए, यानी कि मिल जाने के लिए तैयार होने चाहिए। और ऐसा जब होता है तो वो या तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी तैयार कर सकते हैं, या वो जिसके साथ मर्ज करते हैं वो पार्टी वो बन जाती है। तो ये एक रूट है जो आजकल लिया जा रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, 7 लोग, राघव चड्ढा सेक्शन, वो चले गए, वो बीजेपी में मिल गए। चाहे आप तृणमूल कांग्रेस के देख लीजिए, 20 MPs, वो NCPI कोई पार्टी है, उस रूट से जा कर के वो किसी को भी समर्थन दे रहे हों। जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। जनता सेंटिमेंटली बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है कि जिस लोकतंत्र में उनको विश्वास है, जिस आवाज़ को वो उठाना चाहते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं या जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ वो वोट देना चाहते हैं, उनका तो कुछ रह नहीं जाता है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे खिलाफ, वोटर्स के खिलाफ एक अपराध है। लेकिन क्योंकि इसको प्रश्रय मिला हुआ है, इसके पीछे की भी एक कहानी है, इसे समझते हैं। अच्छा, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये डिस्प्यूट जब आता है तो डिसीज़न कौन लेता है। कि भाई, अगर पार्लियामेंट में या फिर किसी विधानसभा में कोई आदमी पार्टी बदल के दूसरे में चला जाता है या मर्जर कर देता है और वहाँ पर डिस्प्यूट होता है, तो जो स्पीकर होता है उस हाउस का, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है या राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, तो या विधानसभा में भी स्पीकर होता है, तो इनका जो डिसीज़न होता है वो फाइनल होता है। अच्छा, 10th शेड्यूल में एक पैराग्राफ था, 7 नंबर पैराग्राफ। उस 7 नंबर पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ था कि कोर्ट को एडजुडिकेट करने का पावर नहीं होगा, यानी स्पीकर जो भी डिसीज़न लेगा वो फाइनल होगा और कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि ये बात संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी कोर्ट इंटरफेयर न कर सके। ऐसी परिस्थिति आ ही सकती है जहाँ न्याय अन्याय का विचार करना ज़रूरी पड़े। तो ये जो सेक्शन, जो पैराग्राफ 7 था 10th शेड्यूल का, ये इनवैलिड कर दिया गया। इसका भी एक जजमेंट है कि होटो होलोहान 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पैराग्राफ को गलत ठहराया। तो अब ये कोर्ट की स्क्रूटिनी में जाता है। अगर स्पीकर का कोई फैसला अगर कोर्ट में चैलेंज होता है तो कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, लोग इसके लिए, ये जो मर्जर हो रहा है इसके लिए उत्साहित क्यों हो रहे हैं। वाई सम पीपल आर बीइंग एनकरेज टू मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। कोई ऑपोजिशन में रहना ही नहीं चाहता है, तो फिर हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा, बैलेंस कहाँ से आएगा। तो इसकी शुरुआत होती है 2019 में। होता क्या है, गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं।
और गोवा के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं वो इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास जाते हैं कि भाई ये सब डिस्क्वालीफाई करिए, ये तो दूसरी पार्टी में चले गए। क्योंकि ये जो 10 लोग थे ये 2/3 यानी 2/3 से ज़्यादा थे, स्पीकर इसे वैलिड मर्जर मान लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट भी इसे स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हैं। खैर 2022 की घटना थी, 2019 की घटना थी ये। उसके बाद 2022 में होता है। 2022 में भी सेम गोवा में सेम होता है। कांग्रेस के 11 में से 8 सदस्य जो होते हैं वो फिर से निकल जाते हैं, फिर वो बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं। फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट वो प्रेसिडेंट फॉलो करती है कि भाई पहले जो जजमेंट सुनाया था उसी के हिसाब से कि जो वैलिड है, मर्जर तो वैलिड है। अब इसके बाद क्या होता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आता है, अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये जो मर्जर का तरीका है, इस तरह से 2/3 लोगों के सपोर्ट लेकर के मर्ज हो जाना किसी पार्टी में, इस पर अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो अगर फाइनल जजमेंट आता है और उसमें अगर ये ऑब्जर्वेशन आता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी से इसकी शुरुआत होगी, मर्ज होना है कि नहीं होना है, और जो लेजिस्लेचर पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी मतलब वो पार्टी जो चुने गए हैं, जो लोग इलेक्शन में जीत करके किसी हाउस में जाके बैठे हैं वो लेजिस्लेटिव मेंबर हो गए। तो 2/3 लेजिस्लेचर की सहमति होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होगी, पॉलिटिकल पार्टी से। और पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है वो इसकी शुरुआत करेगा, और अगर इस प्रोसेस से आता है तो वो एक वैलिड मर्जर माना जाएगा। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन अगर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि उचित है, आना ही चाहिए, तो फिर इस तरह के जो डिफेक्शन हो रहे हैं उस पर काफ़ी कंट्रोल होगा, वरना डिफेक्शन होता चला जाएगा। पार्टी का जो मेन आदमी है, जिसने पार्टी को खड़ा किया, जिसने संघर्ष किया, उसको कोई पहचानता ही नहीं है। फिर उसको हटा करके जिसका मन किया भाई चलो 2/3 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सपोर्ट इकट्ठा करके दूसरी पार्टी में मर्ज कर लिया, मर्ज करके फिर उसी को समर्थन किया जिसके खिलाफ ये पार्टी काम कर रही थी, जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ पार्टी काम कर रही थी। तो फिर लोगों का भरोसा कैसे हुआ? ये तो लोगों के मैंडेट के खिलाफ हुआ। हमने आपको चुना कि आप ये काम करिए, आप उसी आदमी के साथ मिल गए, तो लोगों के साथ धोखाधड़ी है। कानून कुछ भी कहे, लेकिन अगर आदमी के साथ ये लगातार धोखा होता रहे तो आदमी मौन तो नहीं बैठेगा, उसको तो बोलना पड़ेगा कि कानून के सहारे आप आपस में कुछ भी कर लो। आप लोग आपस में खिचड़ी पकाते हो, कानून बनाते हो, आपस में ही एक दूसरे को, कोई पार्टी में इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो जनता क्या करेगी? तो ये अराजकता की स्थिति चली आएगी, जनता के साथ लगातार धोखा होता चला जाएगा। तो एक किस्म की पार्टी, एक आइडियोलॉजी की पार्टी हमेशा देश पर राज करती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब है करप्शन बढ़ता चला जाएगा। जिसके पास धन होगा, पैसा होगा, या जो ज़्यादा डर दिखा पाएगा, वो सबको अपने कंट्रोल में रखता चला जाएगा। और यही हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ज़्यादातर जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं डरे हुए हैं, जिनको लगता है हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, चलो भाई निकल जाते हैं, जो शक्तिशाली है उसके साथ जाके मिल जाते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अभी भी फुल प्रूफ नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ को काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यानी जनता के साथ धोखा हो रहा है नहीं, ये टेस्ट होना चाहिए पता लगाने का। हमारे साथ धोखा हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हमने जिसे चुना और जिसके विरुद्ध चुना, जिस विचारधारा के विरुद्ध चुना, जिस पार्टी के विरुद्ध किसी को चुना, वो जाके उसी की गोद में बैठ जाएगा, तो फिर हमारा क्या वैल्यू हुआ? जनता के वोट का क्या वैल्यू हुआ? मतलब जनता की घनघोर बेइज्जती। तो लोकतंत्र का सर्वनाश करने का सबसे आसान तरीका है कि धन बल का इस्तेमाल करके एमएलए एमपीज़ को ख़रीद लो, जनता के मैंडेट को भाड़ में जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह से तबाही होती चली जाएगी। यानी जनता के खिलाफ, जनता के लिए बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा होता है। आपको अचानक से पता चलता है जब कि भाई मेरा चुना हुआ आदमी उस तरफ चला गया जिसके खिलाफ मैंने चुना था, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कानून के लूप होल्स का सहारा ले करके ये चल रहे हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इस पेंडिंग होने के कारण ये जो लंबित है अभी भी मामला, इसका फ़ायदा उठा करके अभी भी मर्जर चलाया जा रहा है। और ये डिस्प्यूट अभी भी जैसा का तैसा ही है और उसे वैलिड माना जा रहा है, जबकि इस पर तुरंत विचार होना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों का जो नैतिक चरित्र है उसमें सुधार लाया जा सके। जनता के साथ धोखा ना हो, जनता के वोट का जो है सम्मान बचा रहे कि जिसको हमने चुना, जिस काम के लिए चुना, वो वही काम करे।
इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो। पीपल मैंडेट शुड नॉट बी इंसल्टेड। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ एक कमज़ोर लॉ बन के रह गया है, मजाक बन गया जनता के वोट का। इसके खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जनता को सजग होने की ज़रूरत है ताकि हमारे दिए हुए वोट का मजाक ना बने, हमारी आवाज़ को कुचला ना जाए, दबाया ना जाए। और हाँ, करप्ट लोगों को तो भाई चुनो ही मत। जो बिक जा रहे हैं, जो पैसों से बिक जा रहे हैं, डर से बिक जा रहे हैं, उनको नेता चुनना छोड़ो भाई। ये लोग ये किसी के नहीं होते, ये अपनों के नहीं होते, आपके कैसे होंगे। तो ऐसे लोगों को चुनने का जो है ट्रेंड जो है चला आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुखिया जो हैं जितने, उनको भी समझना होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी हो, कि जिसको वोट देंगे वो धोखेबाज आदमी ना हो, जनता से धोखा ना करे। पॉलिटिकल पार्टी से बाद में धोखा करेगा, अगर वो जनता से धोखा करता है तो उसके लिए सज़ा तय होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।